तो कैसे हैं आप सब। तो गाइज ये है ट्रिग्नोमेट्री ट्यूटोरियल नंबर 4 और ये ट्यूटोरियल जो अब आपके कुछ लाइन में आने वाले हैं वो टिपिकली आपके क्या है, डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड। ठीक है, डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड आपके ट्यूटोरियल आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक ही ट्यूटोरियल में बहुत ही वैलिड कॉन्सेप्ट्स में नहीं कवर कर सकता, तो इसके कम से कम 2 से 3 या 3 से 4 पार्ट आएंगे। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि हमारे पूरे के पूरे डोमेन और रेंज के किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। ठीक, और ये ज्यादा वैरायटी का करवाना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको जब आने वाले आगे वाला पार्ट होगा, जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे ट्रिग्नोमेट्री ट्यूटोरियल नंबर 4 की तरफ। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस। तो यहाँ पर हम लोग किस कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं वो देखते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आप अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके पास एक सर्कल है और मैंने एक्चुअली में एक टैंजेंट को ड्रॉ किया हुआ है। एक सर्कल आपका विद सेंटर O है और मैं एक टैंजेंट रैंडमली ले रहा हूँ। ये पॉइंट में M मार्क कर रहा हूँ एंड ये मेरी पूरी की पूरी एक टैंजेंट है। चाहे तो आप इसको नाम दे दीजिए AM और ये एंड पॉइंट भी आप लिख लीजिए। एंड पॉइंट तो नहीं, लाइन है क्योंकि, तो B। तो बेसिकली मैंने एक टैंजेंट BA ड्रॉ की गई है टू अ सर्कल हुज सेंटर इज O। अब ये क्यों किया है और क्या समझाने वाला हूं वो ध्यान से सुनना। मैं ये चीज आपको बताने वाला हूं कि कैसे मेरा जो रेडियन है वो एक्चुअली रियल नंबर से लिंक्ड है। ठीक है, कैसे जो मेरा रेडियन है वो कैसे रियल नंबर से लिंक्ड है। ठीक है, ये दोनों आपस में मेल खाते हैं। ठीक है, मिली भगत है इन लोग की। अब ये क्या है वो समझते हैं। अगर ये पॉइंट M है मेरा, यहां पर मैं ये रेडियस जो है, सपोज जो OM है उसको मैं बोल दूं कि वो 1 यूनिट के इक्वल है। 1 यूनिट का मतलब हो सकता है 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर लेते हैं। तो OM मेरा क्या है, 1 यूनिट जो कि 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। और मैं एक पॉइंट ऐसा करता हूं, यहां पर P मार्क करता हूं जो कि क्या है, ये डिस्टेंस भी मेरा क्या है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल। इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा P पॉइंट है ये क्या है, M से 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली यहां पर मैं ऐसा करता हूं, Q मार्क करता हूं जो कि क्या होगा आपका MQ इज इक्वल टू हाउ मच, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने ऐसे रैंडमली मार्क किया है। अब यहां से मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, मैं समझाना ये चाहता हूं कि OM आपका 1 सेंटीमीटर है और आपका MP भी क्या है, 1 सेंटीमीटर। अगर MP की जितनी लेंथ है उतने जितना का मैं थ्रेड ले लूं, एक धागा ले लूं, और उस लेंथ जितना अगर मैं MP लेंथ जितना धागा ले लूं और वो मैं सर्कल के बॉर्डर पर लगाऊं, वो मैं सर्कल के बॉर्डर पर लगाऊं, तो क्या होगा, मेरा P पॉइंट कुछ यहां आएगा। ठीक है, मेरा P पॉइंट कुछ यहां आएगा। जो जिस आर्क की लेंथ, अगर मैं MP आर्क की बात करूंगा तो वो कितने लेंथ की होगी, वो भी 1 सेंटीमीटर की होगी क्योंकि MP मेरा 1 सेंटीमीटर का है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये आर्क की मैं बात कर रहा हूं जो MP है, तो एंगल POM अगर मैं बनाऊं तो वो क्या होगा, वो क्या मेरा एक थीटा बना देगा। और अगर वो मुझे थीटा निकालना है तो थीटा क्या होता है, L/R होता है। और L क्या है मेरा, यहां पर MP आर्क है। ठीक है, R क्या है मेरा, यहां पर OM की लेंथ है। दोनों की लेंथ 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, आंसर क्या आया, 1। लेकिन थीटा आपको पता है कि L/R कौन से फॉर्मेट में होता है, रेडियन के फॉर्मेट में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितना रियल नंबर में मैंने लेंथ ली उतना रेडियन मेरा आंसर आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे रियल नंबर्स और रेडियन लिंक है आपस में। एक और चीज देखते हैं, अब ऐसा करते हैं, आपने 2 मार्क किया, जब ये 2 यूनिट की बात करेंगे तो 2 यूनिट कुछ यहां पर आएगा। क्यों,
जब मेरा थीटा बनेगा तो L/R मतलब 2/1 विच इज इक्वल टू 2 रेडियन हो जाएगा। सिमिलरली अब बात करते हैं नीचे डायरेक्शन में, m को ओरिजिन मान लेते हैं हम लोग, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव y मान लो, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव y मान लो। m अगर आपका ओरिजिन है तो यहां पर कुछ -1 होगा, कोई पॉइंट। अगर मैं -1 की बात करूं तो ये डिस्टेंस -1 में हो जाएगा। मैं अब लेंथ की बात नहीं कर रहा, लेंथ आपका हमेशा पॉजिटिव में होता है, लेकिन अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन भी बात कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन भी बात कर रहा हूं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं डायरेक्शन भी बात कर रहा हूं, मतलब क्या, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन स्केलर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर क्वांटिटी ओवर हियर। ठीक है, तो ध्यान से अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 1। और आप देख सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा थीटा क्या बनेगा, -1 रैड ही तो बनेगा। ठीक, तो एक तरीके से आपका जो रियल नंबर है वो क्या है, रेडियन से एग्जैक्टली लिंक्ड है। तो अगर मैं बात करूं कि 1 रेडियन जो मेरा है वो कहां लाई करेगा, ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 रेडियन मेरा कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। वो 1 रेडियन आपको कैसे सोचना है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करेगा, वो आपको ऐसे सोचना है कि 1 रेडियन एक्चुअली में मेरा अप्रोक्सीमेटली का 57 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है 57 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना। ठीक है, उस रिस्पेक्ट में आपको 1 सोचना है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि 3 रेडियन कहां लाई करेगा, तो 3 रेडियन आपको देख रहा है कि 57 into 3 विच इज अप्रोक्सीमेटली लेस देन 180, सो देयरफॉर इट वुड लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है, आप कमेंट में लिख के बताइएगा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियन, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियन इन रियल नंबर। इन रियल नंबर भी नहीं बोलूंगा, इन नेचुरल नंबर बोल लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कौन सा नंबर रेडियन का होगा सो दैट वो मेरा 360 को एक्सटेंड करे, वो मेरा 360 डिग्री वाली चीज को एक्सटेंड करे। मतलब अभी आपने देखा कि 3 रेडियन मेरा 180 से कम है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 360 को एक्सटेंड करेगा, वो ऐसा कौन सा मिनिमम नंबर है जो 360 को एक्सटेंड करेगा। और इसका आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये कोई बहुत ही बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं। अगर 6-7 के बच्चे को भी ये चीज समझाऊंगा तो वो आंसर दे ही देगा कि आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, वो आंसर आप भी दे सकते हो। ठीक है, फटाफट से पॉज करो वीडियो को और कमेंट में लिख देना आंसर। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट, ये क्यों समझाया रियल नंबर और रेडियंस का, अभी आपको बात समझ में आ जाएगी जब क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा कि कहा है कि ये रेंज और डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारे टॉपिक को फाइनली, मेजरली जो आपका ट्यूटोरियल है। तो ये है आपका ट्यूटोरियल यहां पर, और ये क्या कहता है, इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। पहली चीज आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या क्या चीज पॉसिबल है, कि साइन थीटा क्या 5/3 के इक्वल हो सकता है। पहला आंसर, यार एक चीज कह रहा हूं, इस ट्यूटोरियल से ना रिजेक्ट वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा, रॉन्ग वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा, तो दिल पर मत लेना, मिलेगी, सबको मिलेगी। ठीक है, और फिर बाद में सबका कटेगा। ठीक, तो बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 5/3। ठीक, क्या साइन थीटा की वैल्यू 5/3 हो सकती है? पहले तो मुझे ये बताओ 5/3 है कितना। 5/3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.67। ठीक है, 1.66 बार होगा। क्या साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1.67 हो सकती है? कैसे होगी बबुआ? अरे -1 to 1 लाई करता है साइन थीटा, तो 1.67 कैसे चढ़ेगा इतना? रिजेक्टेड, कट गया बंदे का। ठीक, दूसरे पार्ट पर आते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1002। tan थीटा की रेंज कहां से कहां जाती है? सॉरी, इक्वल टू का साइन नहीं, -∞ टू इंफिनिटी। 1002 तो इंफिनिटी से बहुत छोटा नंबर है। हाय, मिल गई। नेक्स्ट पर चलते हैं। sec थीटा इज इक्वल टू हाफ। sec की रेंज कितनी है मेरी?
माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। हाफ का है 1 से छोटा, भाई इसका भी कटा। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, मैं एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूं, मैं उनकी वैल्यू उनके रेंज से इक्वेट कर रहा हूं। क्यों रेंज से इक्वेट कर रहा हूं, वो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसलिए उनकी रेंज से इक्वेट कर रहा हूं क्योंकि सेक की जो मेरी रेंज आती है, जो मेरी वैल्यूज, मैं कुछ भी थीटा की ऐसी वैल्यू डालूं तो सेक का आंसर तो मुझे -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी के बीच में मिलेगा। तो कैसे सेक का आंसर मुझे कभी भी हाफ मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। साइन में मैं कोई भी वैल्यू ऑफ थीटा डाल दूं, क्योंकि डोमेन तो ऑल आ रहा है, मैं कोई भी वैल्यू ऑफ थीटा डाल दूं, क्या कभी भी मेरा आंसर 1.67 आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, उनको उनकी रेंज से इक्वेट कर रहा हूं। आई बात समझ? नेक्स्ट, cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब ये पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो अब मुझे एक चीज बताओ, पहले तो ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए, cos थीटा लाए कहां से कहां करता है, -1 to 1। तो अब हम एक चीज लॉजिकली देखते हैं। मुझे एक चीज बताओ कि p की वैल्यू कुछ भी हो, पी स्क्वायर की वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगी। ये बात पर आप एग्री करते हो? पक्का करते होगे कि p की वैल्यू मेरी कुछ भी हो, पी स्क्वायर की वैल्यू जब भी मैं स्क्वायर करूंगा तो वो हमेशा 0 टू इंफिनिटी जाएगा। ठीक है, ये आपने नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन में जब आपने जीएमआई पढ़ा है तो आपने ये देखा होगा, सीखा होगा। ठीक, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये जो cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी स्क्वायर है, क्या ये ऑलवेज ट्रू है? एक लॉजिकल देखना, p की वैल्यू ऐसे करते हैं 1 लेके देखते हैं। पहली बात तो p 1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 माइनस पी स्क्वायर तो वो इंफिनिटी चला जाएगा। तो यहीं से आपको एक बात पता लग गई कि p की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p तो पॉसिबल होगा ही नहीं कभी भी। सिंपल सी बात है कि नहीं, कि ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। क्या ये 0 के लिए पॉसिबल है, p की वैल्यू 0? ऑब्वियसली पॉसिबल है, क्योंकि क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज योर आंसर। समझ में आई बात? फिर ये -1 के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर 0 बना देगा। तो बेसिकली ये चीज जो है आपका cos थीटा, ये वाला ही पार्ट, ये आपका क्या होगा, सिर्फ कुछ वैल्यूज ऑफ p पर ही बिलोंग करेगा, वरना नहीं करेगा। तो बेसिकली ये हाफ गर्लफ्रेंड वाली सिचुएशन में, ठीक है, कि थोड़ी बहुत है थोड़ी बहुत नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि हूं या नहीं हूं, एग्जिस्ट करता हूं या नहीं। तो बेसिकली सुखी परिवार किसका बसा, ऑप्शन बी का यहाँ पर, कि tan थीटा इज इक्वल टू 1002 है। ठीक, तो ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, आई होप ये चारों आपको ऑप्शन समझ में आ गए होंगे कि मैंने कैसे रिलेट किया है। बेसिकली आप इसको तोड़ भी सकते थे, आप इसको तोड़ भी ऐसे सकते थे कि 1 माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी स्क्वायर। मैंने क्या किया, एक्चुअली माइनस पी स्क्वायर किया और प्लस पी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जब आप वो करोगे तो 1 माइनस पी स्क्वायर वाली टर्म क्या होगी, 1 प्लस 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी स्क्वायर आपके पास बचा। अब जब ये चीज 0 हो जाए तो आंसर 1 आएगा, जब ये चीज 1 के कुछ करीब में नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव कब आएगा, जब p की वैल्यू ऑब्वियसली 1 से बड़ी होगी। ठीक है, जब p की वैल्यू ऑब्वियसली 1 से बड़ी होगी तभी आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तो ऑब्वियसली वो छोटा हो जाएगा। तो p की कुछ वैल्यूज पर ही आपका ये आंसर ट्रू होगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत ही लॉजिकल सा स्टेप है ये। ठीक, तो फाइनली हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे वाला पार्ट क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, tan 1, tan 4, tan 7, tan 10। बेसिकली जब भी आप ये नंबर्स देखो ना, ऐसे 1, 4, 7, 10, ये बेसिकली रेडियन में लिखे गए हैं, ये आप लोग को समझना ही समझना है। अभी आपको बताया था रियल नंबर्स कैसे रेडियन से लेंगे, यही मतलब था मेरा। ठीक है, कि tan 1 आपका क्या है, बेसिकली tan 1 रेडियन है, tan 4 क्या है, tan 4 रेडियन है। ठीक है, 4 क्या है आपका रेडियन के अंदर। तो अब ये पूछा जा रहा है कि इनमें से ग्रेटेस्ट कौन है। ग्रेटेस्ट का मतलब ये कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी, तो लॉजिकली सोचते हैं। 1 आपका क्या है, 1 आपका tan 1 आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव है, ये चीज तो हमें पता लग गई। अब tan 4 की बात करते हैं। tan 4 की अगर मैं बात करूं तो tan 4 बेसिकली क्या है,
4 इंटू अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री, अगर मैं 57 ना करूं 60 भी करूं तो भी क्या आता है 240 के आसपास आता है। तो 240 बेसिकली आपका होता क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। 180 प्लस 60 में आया, आई बात समझ। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो बेसिकली इन दोनों के अंदर हमारी लड़ाई हो सकती है। ठीक, tan 7 की अगर मैं बात करूं तो tan 7 इंटू 60, 7 इंटू 60 की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली क्या हो गया, ये आपका ये हो गया आपका 420 अगर मैं बात करूं 360 प्लस 60, ये भी आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है और ये पॉजिटिव है। और tan 10 की बात करूं तो tan 10 इंटू 57 570 होता है। ठीक है, ये 360 था, ठीक, उसके बाद 180 करो, ये 540, तो ये आपका आएगा 570 कुछ यहां पर, मतलब ये आया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये भी पॉजिटिव है। तो बेसिकली इतना तो आपको पता लग गया कि सारी चीजें पॉजिटिव है। अब आपको ये निकालना है कि ग्रेटेस्ट कौन है। तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे जैसे tan 0 से 90 पर बढ़ता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है प्लस डायरेक्शन में। तो अगर मैं tan 180 से tan 270 पर जा रहा हूं, जितनी ज्यादा डिग्री की मेरा आंसर होगा उतना ज्यादा मेरा बड़ी वैल्यू होगी tan की। यही तो आप देखते हो, tan 0 0, फिर tan 30 1/√3, फिर 45 1। तो जैसे जैसे आप ऊपर खींचते जाते हो अपनी वैल्यू को, वैसे वैसे क्या होता है, आपकी वैल्यू इंक्रीज होते जाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अब tan 1 कितना है, tan 57 डिग्री। तो बेसिकली आंसर में क्या आया, 57 आया। तो tan 57 मतलब 57। तो जिसकी ज्यादा वैल्यू एक तरीके से डिग्री में, क्या मैं बोल सकता हूं उसका वही मेरा फाइनल आंसर आएगा ग्रेटेस्ट में, क्योंकि सारी वैल्यू तो पॉजिटिव है। लेकिन फर्क क्या कहता है, फर्क ये कहता है कि 0 to 90 में जब हम लोग उसको डिवाइड करेंगे उस एंगल को, तब जो डिग्री में मेरी वैल्यू आएगी उसमें जिसका बड़ा नंबर होगा वो मेरा आंसर होगा। वापस समझना इस बात को। जैसे tan 4 की बात करूं तो tan 4 क्या है, 4 इंटू 60 जैसे 240। अगर मैं असली में बात करूं तो 57 इंटू 4 आएगा, जो कि कितना आ जाएगा मेरा 228 के करीब। 228 मुझे एक्चुअली में 0 to 90 के हिसाब से देखना है, क्योंकि क्वाड्रेंट वाइज इंक्रीज होता है ना tan, तो मुझे 0 to 90 के हिसाब से देखना है। तो अब मुझे क्या, मैं ये चीज ऐसे लिख सकता हूं 180 प्लस 48, क्योंकि 180 तो यहां तक हो गया, फिर हम 48 ही तो जा रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 48 डिग्री हुआ। तो अभी तक इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कौन जीत रहा है, tan 1। ठीक, अब tan 7 की बात करते हैं। tan 7 क्या है, 57 इंटू 7 हो गया यहां पर। इसका मतलब क्या आपका, ये 49 4, ये 399। ठीक है, 399। तो पहले तो मुझे ये बताओ, जब आप 399 जा रहे हो तो 360 तो यही बन गया आपका, फिर आपका क्या बना, सिर्फ और सिर्फ 39 डिग्री बना। तो ये वैल्यू आपकी क्या है, 39 डिग्री, tan 39 के आसपास। तो ये तो और भी कम हो गया, tan 4 से भी कम हो गया। अब हम जाते हैं tan 10 के ऊपर। तो tan 10 कितना है, 570। बेसिकली 540 तो ये था, फिर क्या हुआ, 570 में 540 को माइनस कर दूंगा तो आंसर कितना आया, 30। तो बेसिकली मैं कितना बढ़ा, सिर्फ और सिर्फ 30 बढ़ा। तो ये क्या हुआ, 30 डिग्री हुआ, tan 30 तो ऑब्वियसली और कम हो गया। तो मेरा आंसर क्या हुआ यहां पर, tan 1, क्योंकि जितना ज्यादा डिग्री में उतनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू मेरी tan की। आई बात समझ, ये आप खुद भी कंपेयर कर सकते हो कि tan 57 डिग्री ज्यादा बड़ा होगा। तो अब आप एक लॉजिकली बात, आप लोग को बस यही चीज ध्यान में रखिए, tan 1 पॉजिटिव है, tan 4 बेसिकली है क्या, पाई प्लस समथिंग, tan 7 क्या है, 2 पाई प्लस समथिंग, tan 10 क्या है, 3 पाई प्लस समथिंग। आया बात समझ में। तो ये क्वेश्चन तो आपने ऐसे सीख लिया। अब इसी टाइप का मेरे पास एक और क्वेश्चन है जिसको मैं आपको एक अलग तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, तो वो हम लोग यहां पर बढ़ते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट। अब आपको सबसे छोटा वैल्यू निकालना। ठीक है, अब इसको और तरीके से समझते हैं। अभी तक आपने देखा कि हमने वो डिग्री 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 खेल लिया, तो आप यहां पर भी डिग्री डिग्री खेलो। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं सबसे पहले तो ये बात को निकाल लूं कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है यहां पर भी, ठीक है, अगर मैं वो चीज को निकाल लूं और उसकी डिग्री निकाल लूं, तो साइन आपको एक फॉर्मेट मिलेगा साइन में भी, कि साइन अगर 0 to 90 में जाता है तो इंक्रीज होता है,
ठीक है, लेकिन अगर 90 से यहां पर आ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, 0 to 1 जाता है और फिर 1 से 0 पर आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, इन डिक्रीजिंग पोजीशन। समझ में आई बात। फिर आगे क्या है आपका, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगर हम लोग उसके अगले क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 0 to -1 और डिक्रीज, फिर ये इंक्रीजिंग पोजीशन पर आएगा क्योंकि -1 से 0 जाएगा। तो ये तो उसका बिहेवियर है जो आपने वो ब्लू बॉक्स के अंदर देखा था। बट इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका क्या है वो सोचते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहली बात, साइन 3 लिखा है, साइन 3 लिखा है, ठीक है। एक बार के लिए बस एक बार इमेजिन करो 3 होगा क्या, 3 इंटू 60 इज 180, 3 इंटू 57 ऑब्वियसली सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऑब्वियसली लाई करेगा। क्या मैं साइन 3 को, क्या मैं साइन 3 को क्या ऐसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ पाई माइनस 3। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसका मतलब समझना, इसका मतलब समझना। बेसिकली साइन 3 है क्या, साइन 3 अगर मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करता हूं तो 57 इंटू 3 इज व्हाट, 57 इंटू 3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 171 डिग्रीज, ठीक है। तो 171 कुछ इधर बना, मेरा बना इधर आपका। अब पाई -3 करूंगा, पाई में से अगर मैं 3 रेडियन को निकाल लूं तो क्या मेरा इतना एंगल आ गया, क्या मेरा इतना एंगल आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। पाई में से क्या मैं पाई माइनस, अगर मैं पाई में से 3, सिर्फ इतने पार्ट को देखो, अभी ये वाला पाई भूल जाओ, अगर मैं पाई -3 देखूं तो पाई -3 क्या मेरा ये थीटा हो गया। और मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं पाई माइनस थीटा करूंगा तो अब मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था, जो गलती मैंने सेकंड स्लाइड में आपको जो सेकंड लेक्चर था उसमें जो मैंने आपको बताया था कि मैंने आप लोग को समझाया क्या है, फिर मैंने रिवर्ट किया था दूसरे वाले उस पे, आप लोग को बताया था कि सही तरीका क्या है। अगर मुझे ये थीटा मिल रहा है, एक्चुअली में ये तो कभी थीटा होता नहीं है, थीटा होता क्या है, ये वाला। तो बेसिकली पाई -3 लिखा क्या, 3 तो लिखा है, लेकिन क्या साइन पाई -थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। ये भी आपने एक लॉ पढ़ा है कि साइन पाई -थीटा साइन थीटा के इक्वल। तो क्या मैं साइन 3 को, सबसे पहले मैंने साइन 3 को क्या लिखा, पाई -3। कैसे लिखा, पाई -3 से, वापस एक बार समझा रहा हूं, पहले तो ये 3 रेडियन तो आप पहले घूमे इधर तक, ठीक है, ये 3 रेडियन घूमे। जब मैं पाई में से ये 3 रेडियन को माइनस करूंगा, पाई तो मेरा ये टोटल है, जब मैं पाई में से ये 3 रेडियन को माइनस करूंगा तो मेरे पास इतना पार्ट बचेगा। अब जब मैं पाई -थीटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो आपको पता है कि ये जो क्वाड्रेंट में बनता है वो इधर थीटा बन जाएगा एक्चुअल में, ये हमने प्रूफ देखा था। तो साइन पाई -थीटा साइन थीटा, तो क्या मैं साइन 3 को साइन पाई -3 लिख सकता हूं, और पाई -थीटा को साइन थीटा, मतलब साइन ऑफ पाई -3। तो बेसिकली हुआ क्या, आपने साइन 3 को किसके रिस्पेक्ट में लिखा, साइन पाई -3 लिखा। और अब ध्यान से देखो, साइन पाई -3, पाई की एक्चुअल रियल वैल्यू डालो, जो रियल वैल्यू है इसकी क्या, 3.14। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि साइन 3 मेरा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन ऑफ 3.14 -3 करोगे तो 0.14 आ जाएगा। और जब आप 0.14 को रेडियन में करोगे तो वो, सॉरी डिग्री में करोगे, विच वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9, क्योंकि 14 इंटू 50 करो 70, मतलब 14 इंटू 60 करोगे तो ऑब्वियसली 9 के करीब आ ही गया ना। तो 9 डिग्री का ही तो फर्क आ रहा था, क्योंकि साइन 3 अगर बात करो डिग्री में तो साइन 171 डिग्री बन रहा था, तो 9 डिग्री आ तो गया, तो साइन 9 का ही तो आंसर आपको मिलना था, और वही तो मैंने निकाल लिया इधर, लेकिन रेडियन में निकाला। ये मैंने क्यों किया, इसका रीजन भी जस्टिफाई करूंगा। अब ये साइन 3, साइन 1 तो आपका एज इट इज था, मुझे चेंज करने की बात नहीं है। साइन 7 की बात करते हैं। 7 अभी हमने देखा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, 7 आपने देखा था कि सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो क्या मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को, पहली बात तो ये देखो कि साइंस, अगर मुझे 7 रेडियन तक पहुंचना है तो मुझे जाना कैसे पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, तो मैं 7 पर पहुंचूंगा। लेकिन मेरा 2 पाई कहां तक है, यहां पर
आपको ये चीज पता है कि साइन जब सप्लीमेंट्री में होता है तो उसका रेशियो कन्वर्जन नहीं होता, सप्लीमेंट्री एंगल्स का कभी भी रेशियो कन्वर्जन नहीं होता, साइन साइन में ही रहता है। अगर मैं 7 में से 2 पाई को माइनस कर लूं तो मुझे क्या ये वाला एंगल मिल जाएगा? अगर मैं 7 में से 2 पाई को माइनस कर दूं, क्या मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा? तो बेसिकली क्या मैं 7 में प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई कर सकता हूं? ठीक है, तो अगर मैंने ये किया तो यहां से मुझे क्या फायदा मिला? क्या मुझे इसको मैं ये बोल सकता हूं 2 पाई 7 माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई, तो 7 माइनस 2 पाई तो मेरा ये थीटा बन गया मेरा, और प्लस 2 पाई करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे 7 ही मिल जाएगा क्योंकि एड सब्ट्रैक्ट ही किया जा रहा हूं। लेकिन अगर मैं 7 माइनस 2 पाई करूं, ठीक है, अब यहां से 2 पाई प्लस थीटा वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा ऑब्वियसली साइन थीटा के इक्वल ही होता है। तो क्या मैं साइन 7 को बेसिकली साइन ऑफ 7 माइनस 2 पाई लिख सकता हूं क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा लिखा गया है। तो क्या ये 7 प्लस 2 पाई प्लस 7 माइनस 2 पाई अगर मैं बोल रहा हूं तो क्या मैं ये भी इसको बोल सकता हूं कि साइन 7 को मैं साइन 7 माइनस 2 पाई लिख सकता हूं? जी हाँ, और 7 माइनस 2 पाई अगर मैं करूं तो 7 माइनस 6.14, तो 7 माइनस 6.14 होगा तो वो कितना हो जाएगा? साइन ऑफ 0.72 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 6.28 हो जाएगा। 3.14 इंटू 2 है 6.28, और 6.28 जब मैं माइनस करूंगा 7 में से, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.72। ये बेसिकली अब मैं क्यों कर रहा हूं इसका रीजन जस्टिफाई करता हूं। इसका रीजन ये है कि अगर मैं इनको रेडियन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकाल दूं, अगर मैं इसको रेडियन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकाल दूं तो मुझे प्रॉफिट क्या होगा? मुझे प्रॉफिट ये होगा क्योंकि मुझे पता है कि साइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि यहां पर जितने भी वैल्यूज में ले रहा हूं वो सारे पॉजिटिव है, और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेरा थीटा जा रहा है तो ऑब्वियसली मेरी साइन की वैल्यू भी ऊपर ऊपर जाती जा रही है। तो अगर मैं उनकी रेडियन की वैल्यू देख लूं सिर्फ, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि कौन सा लीस्ट है या कौन सा ग्रेटेस्ट है। आया समझ में? ठीक है, साइन 1 तो साइन 1 ही रहेगा। तो अभी तक आपने 3 निकाल लिए, अब बचा साइन 2। 2 भी कहां लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ऑब्वियसली वापस मैं यही वाला फंडामेंटल लगा के क्या साइन 2 को ऐसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ पाई माइनस 2, और फिर ये बन गया पाई माइनस थीटा, तो ये क्या बन गया? साइन ऑफ पाई माइनस 2 ही बन गया। तो साइन 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन पाई माइनस 2। एंड व्हाट इज साइन पाई माइनस 2? इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन ऑफ 1.14। साइन ऑफ 1.14 हो जाएगा वो। तो अब आप ध्यान से एक चीज देखो कि 1.14 साइन में वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली ज्यादा होगी क्योंकि 60 प्लस पर ऑलमोस्ट अराउंड 60 डिग्री पहुंच गई, तो साइन 60 √3/2। साइन 1 ऑलमोस्ट अराउंड 60 डिग्री, ठीक है, वो था √3/2 से भी ज्यादा, ये √3/2 से कम। साइन 0.72 की बात करूं तो 707 होता है 45 डिग्री, तो ये 45 से जस्ट ऊपर है, मतलब 1/√2 से जस्ट ऊपर वाली वैल्यू। और साइन 0.15 तो कितना छोटा हो जाएगा? तो लीस्ट वैल्यू मेरी एक्चुअली किसकी आई? साइन 0.14, और 0.14 किसका आंसर है? साइन 3 का। आया समझ में ये मैंने क्या किया है? बेसिकली वापस जब मैं इस ट्यूटोरियल को खत्म करने वाला हूं तो जो ब्लैंक स्लाइड होगी उसके अंदर वापस कुछ ऐसी एंगल आप लोग को बताऊंगा कि आपको देखना क्या है, आपको वो ट्रिक बताऊंगा, ठीक, कि आप फटाफट से कैसे निकालो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं पहले तो इस ट्यूटोरियल के साथ, और फिर वहां पर ये चीज को हम लोग खत्म करेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि शो दैट द इक्वेशन sin थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x इज इम्पॉसिबल विद रियल x। मतलब मेरी कोई भी वैल्यू हो जाए x की, लेकिन ये आंसर sin थीटा कभी भी x प्लस 1/x के इक्वल नहीं हो सकता, ऐसा वो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। अब क्यों नहीं हो सकता वो देखते हैं। आप सबसे पहले RHS देखो, ये तो sin थीटा है। sin थीटा बेसिकली मेरा लाई कहां से कहां तक करता है? -1 से 1 तक, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू ये बता दूं कि ये 1 से बड़ी है, ठीक है, 1 से बड़ी है और -1 से छोटी है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 से बड़ी है और -1 से छोटी है, अगर ये हमने कभी भी प्रूव कर लिया तो ऑब्वियस सी बात होगी कि ये कभी भी sin थीटा के इक्वल नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना यार कि 1 = 1 लिखोगे, 1 = 2 तो कभी लिख नहीं सकते,
तो अगर इसको इसके इक्वल होना है कोई भी वैल्यू ऑफ थीटा पर, तो ये वैल्यू हमेशा -1 to 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो अब मैं इसको कैसे निकालूं? मैं इसको कैसे निकाल सकता हूं कि x + 1/x। अब ये हमेशा याद रखना कि आप कभी भी एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन को होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख रहे हो, या एक स्क्वायर्ड इक्वेशन को, एक टू द पावर 4th इक्वेशन को स्क्वायर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हो, तो हमेशा ये जो प्लस का साइन है वो आप कुछ भी करके माइनस के फॉर्म में होल स्क्वायर करना। मेरा मतलब क्या है, ध्यान से समझना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, √x - 1/√x का होल स्क्वायर +2। अब मैंने -√x + 1/√x क्यों नहीं लिखा और √x - 1/√x क्यों लिखा, उसका रीजन समझाता हूं। और ये मैंने कैसे लिखा है, पहले तो ये एक्सपेंशन देख लो। मुझे एक चीज बताओ, a² + b² को क्या मैं लिख सकता हूं, a - b का होल स्क्वायर +4ab, सॉरी +2ab, ये लिख सकता हूं मैं, a - b का होल स्क्वायर +2ab, क्योंकि a² + b² -2ab +2ab बन गया। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? तो इसको भी तो मैंने ये लिखा। मैंने क्या किया, a² को x मान लिया और b² को 1/x मान लिया। a मेरा क्या बन जाएगा यहां से, √x, और b मेरा क्या बन जाएगा, 1/√x। तो ये क्या बन गया, √x - 1/√x का होल स्क्वायर +2 टाइम्स √x × 1/√x। √x से 1/√x तो कैंसिल हो गया, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या लिखा है, 2। अब मैं आपको रीजन जस्टिफाई करता हूं कि मैंने √x - 1/√x के फॉर्मेट में क्यों लिखा। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर आप इसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढ सकते हो, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। क्योंकि आपको एक चीज पता है कि कभी भी मैं एक इक्वेशन का होल स्क्वायर करूं तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही पॉसिबल है, नहीं तो होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। मिनिमम वैल्यू फॉर अ स्क्वायर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज व्हाट, 0। तो मैंने माइनस का साइन क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं x को 1 डालूंगा तो 1 - 1 मेरा 0 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता, √x + 1/√x का होल स्क्वायर -2, तो ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी मिलती, हमेशा 0 से बड़ी मिलती। और आपको फिर तकलीफ क्या होती, आपको तकलीफ ये होती कि आपको यही नहीं समझ में आता कि मेरी रेंज एक्चुअली में जा कहां से कहां तक रही है। आपको ये समझ में ही नहीं आता, क्योंकि ये ऐसी कौन सी छोटी वैल्यू डालोगे यार, या कौन सी बड़ी से बड़ी वैल्यू डालोगे कि मुझे एग्जैक्टली इसकी मिनिमम वैल्यू पता लग जाए। आपको तो बेसिकली इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर पता लग जाए तो मैं इसके साथ इसको रिलेट कर सकता हूं। वही तो रेंज कहता है कि मेरी वैल्यूज कहां से कहां डिफाइंड है। अगर वो मुझे मिल जाए बहुत आसानी से तभी तो मैं इसको इक्वेट करूंगा, लेकिन इस केस में मुझे कभी मिलेगा ही नहीं। भाई मैं 1 डालूंगा तो ये तो 4 - 2 2 बन जाएगा। फिर मैं सोचूंगा कि मैं 0.5 डालूं, फिर सोचूंगा यार 0.5 का तो रूट ही पहले निकालना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन ये वैल्यू आपको पता है कि 0 कभी ना कभी तो बनेगी ही बनेगी। तो इसका मतलब ये फंक्शन की वैल्यू एक्चुअल में, अगर मैं x + 1/x को f(x) डिफाइन कर दूं, तो एक्चुअल में मेरी f(x) की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो वो हमेशा क्या होगा, 2 से बड़ी ही होगी। ठीक है, f(x) हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही होगा, क्योंकि ये वैल्यू की, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है। तो अगर f(x) मेरा 2 से बड़ा ही होगा या 2 होगा तो वो तो sin थीटा की कभी रेंज में ही नहीं है। Hence we have proved that sin theta is equal to x + 1/x is impossible with all the real values of x। आया कैसे प्रूफ किया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आगे यूज करने वाले इसी चीज को। अब आते हैं यहां पर, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर रियल वैल्यूज ऑफ थीटा विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव, कौन सी वैल्यू आपकी क्या है, पॉजिटिव है। तो सबसे पहली बात है रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब आप ये सोच रहे होगे यार इसने सबसे पहले जब इससे लेक्चर को शुरू किया तो इससे रियल नंबर्स और रेडियंस क्यों इक्वेट करवाए, क्यों इसने बताया, उसका रीजन यहां पर है जस्टिफाइड। मुझे एक चीज बताओ, मेरी cos थीटा की रेंज कहां से कहां होती है, -1 to 1 होती है। तो इसका मतलब एक्चुअल में मैं अब cos के अंदर क्या वैल्यू डालने वाला हूं, -1 से 1 के बीच में ही सारी वैल्यूज डालने वाला हूं।
मुझे एक चीज बताओ, साइन थीटा की क्या रेंज होती है? वो भी सेम टू सेम होती है। तो इसका मतलब जब मैं इस ब्रैकेट में डालूंगा तो एक्चुअल में मैं क्या वैल्यूज डालने वाला हूं? -1 से 1 के बीच में ही सारी वैल्यूज डालने वाला हूं, क्योंकि साइन थीटा लाई ही उधर करता है। और ये -1 to 1 एक्चुअली अगर मेरा रियल नंबर है तो वही मेरा एक्चुअल में आंसर रेडियन में भी है। आया समझ में? ये बताने की कोशिश थी कि मेरा जो एक्चुअल में रियल नंबर है वही मेरा आंसर रेडियन में। इसका मतलब मेरा -1 तो इधर होता है और +1 रेडियन इधर होता है। तो एक्चुअल में मेरा जो एंगल है, जो अगर मैं इन सारे इनर ब्रैकेट को अल्फा डिफाइन कर दूं, तो अल्फा मेरा सिर्फ और सिर्फ इन ये दो लाइन के बीच में ही लाई कर रहा है। बेसिकली यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा अल्फा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। और मुझे एक चीज बताओ, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होता है? शायद तक कॉस। भाई पट गई इनकी। ठीक, तो ए और सी आपका आंसर हो गया, क्योंकि साइन में अगर जाते हो बी वाले ऑप्शन में तो साइन -1 तो -sin1 हो गया। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा। आपने पूछा फॉर रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की कुछ भी वैल्यू डालो तो साइन और कॉस -1 से 1 में रेंज करते हैं। और फिर आपने ये भी देख लिया कि -1 से 1 आपका रेडियन और उस पर कैसे लिंक्ड है, और आपने प्रूफ कर दिया। ये है कॉन्सेप्ट, ये आपको सीखना है। आया? आई होप ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी लगा होगा। और जब आप इस क्वेश्चन पर जाओगे तो ये है टिपिकल रेंज का क्वेश्चन, टिपिकल जीएमआई के बेस्ड का क्वेश्चन, कि आप कैसे रेंज निकालते हो, डोमेन निकालते हो किसी फंक्शन के, वो हम लोग देखेंगे। तो बढ़ते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1/4 cos x - 3। अब एक अगर आपने जीएमआई पढ़ा हुआ है तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको कैसे करना होता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि मेरा cos x कहां से कहां लाई करता है। -1 से 1 लाई करता है मेरा cos x। बहुत ज्यादा सिंपल फंडामेंटल। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि 4 cos x की बात हो रही है, तो 4 cos x कहां से कहां लाई करेगा? अगर मैं पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -4 से 4 लाई करेगा। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे 4 cos x -3 चाहिए, तो पूरी इक्वेशन में -3 कर दो। ठीक है, तो -4 -3 क्या हो गया? -7, और 4 - 3 क्या हो गया? 1। अब वो क्या पूछ रहा है कि 1/4 cos x -3। यहां पर आती है असली तकलीफ कि 1 करना है। तो बेसिकली अब आपको ये चीज देखनी है, इसका मैं एक फंडामेंटल बता देता हूं आपको, उसके बाद आप हमेशा याद रखना कि ये कैसे किया जाता है। आपका -7 इधर है और आपका 1 इधर है। बेसिकली बीच में आएगा 0, और 1/0 मेरा क्या बनाएगा? इंफिनिटी बनाएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव वो किस पर डिपेंड करेगा? आप किस डायरेक्शन से आ रहे हो। अगर पॉजिटिव से आ रहे हो तो पॉजिटिव इंफिनिटी, इधर से आ रहे हो तो नेगेटिव साइड से आ रहे हो तो नेगेटिव इंफिनिटी। तो बेसिकली 1 जब आप कुछ चीज करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? पूरे इक्वेशन को ब्रेक करना पड़ता है। कैसे ब्रेक करते हो? कि आप क्या करो, इसको दो तरीके से लिखो कि 4 cos x -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7। ठीक है, उससे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, और ये लिखो कि 4 cos x -3 इज लेस देन इक्वल टू 1। और लेकिन क्या ये 0 से बड़ी है? जी हाँ, ये 0 से बड़ी है। और ये वैल्यू आप लिखो कि ये 0 से ऑब्वियसली छोटी भी है, क्योंकि 0 से -1/7 नेगेटिव डायरेक्शन और 0 to +1 पॉजिटिव डायरेक्शन वाली। तो आपने दोनों केसेस को एनालाइज कर लिया। अब आपको क्या लेना है? 1/। और 1/, जब भी आप लेते हो तो आपको एक चीज पता है कि होता क्या है, आपकी जो इनइक्वालिटी होती है वो चेंज हो जाती है, और 0 वाला जो इक्वल टू का साइन होता है वो क्या हो जाता है? इक्वल टू उसमें से हट जाता है। तो अगर मैं केस 1 की बात करूं और ये केस 2 है, तो केस 1 में जब मैं 1/4 cos x -3 करूंगा, ठीक है, तो मेरी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो अभी मैं ग्रेटर देन इक्वल टू -7 था, अब मैं क्या हो जाऊंगा? लेस देन इक्वल टू -1/7 पर पहुंच जाऊंगा। और यहां पर मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? -इंफिनिटी, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं।
तो आपका माइनस इंफिनिटी से -1/7 आ गया इस केस में। और अगर मैं इस केस की बात करूं तो जो मेरा एफ ऑफ एक्स है जो कि है 1/4 cos x - 3 अब वापस चेंज हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो 1/0 वाला मेरा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन वाले में, तो वो तो हो गया इंफिनिटी। और 1/1 क्या होता है आपका 1 ही लाई करता है। तो बेसिकली अब आपका क्या आ गया रेंज आ गया। सो बेसिकली माई रेंज नाउ इज -infinity to -1/7 और -1/7 पर क्लोज यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये मेरा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। शायद कोई प्रॉब्लम आई हो तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन एक और लगाया है मैंने आगे, और वो ये है कि फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 5 sin x - 6। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो वापस आपको एक चीज पता है कि मेरा sin x कहां से कहां लाई करता है, -1 to 1 लाई करता है। तो मेरा 5 sin x कहां से कहां लाई करेगा, -5 to 5 लाई करेगा। ये स्टेप आपके क्लियर होनी चाहिए। और फिर 5 sin x - 6 कहां से कहां लाई करेगा, -6 कर रहा हो तो -11 और ये क्या हो जाएगा -1। अब देखो, अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये क्या हो गया -11 से लेकर के -1। क्या मेरा कहीं पर भी 0 बीच में आ रहा है, 0 बीच में नहीं आ रहा। तो अगर मैं रेसिप्रोकल अब मैं अगर डायरेक्टली ले लूं, अगर मैं अब रेसिप्रोकल मेरा डायरेक्टली ले लूं तो फर्क क्या होगा, सिर्फ इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी और वो ये हो जाएगी कि 1/-11 इधर और ये हो जाएगा -1/1 या 1/-1, क्योंकि यहां पर 0 नहीं आया। अगर ये 5 sin x - 4 लिखा होता तो यहां पर क्या आता 1 आता और यहां पर -9 आता, तब क्या फर्क पड़ता, तब फर्क ये पड़ता बीच में आती वैल्यू ऑफ 0, तो आपको क्या लिखना पड़ता है, एक बार -1 से 0 के बीच और एक बार लिखना पड़ता 0 से 1 के बीच, और फिर आप क्या करते रेसिप्रोकल वाली चीज को लेते। समझ में आया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। लेकिन यहां पर ऐसा आया नहीं तो यहां पर हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेसिकली आपका आ गया यहां पर फाइनल आंसर जो है वो हो गया एफ ऑफ एक्स आपका कहां से कहां लाई कर रहा है, -1 से लेकर के -1/11 तक। तो आपकी रेंज अगर मैं ब्रैकेट्स में लिखूं तो ब्रैकेट में मेरी रेंज क्या हो गई, वो हो गई -1 से -1/11 क्लोज्ड इंटरवल दोनों तरफ। तो अब हम लोग बढ़ रहे इस ट्यूटोरियल के आखिरी क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 0, then what are the possible values of cos alpha, cos beta and cos gamma। ये आपका क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि कोई भी स्क्वायर टर्म की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मिनिमम वैल्यू 0 है कोई भी स्क्वायर टर्म की, तो उससे बड़ी मैं कभी भी वैल्यू लिखूं और उन्हीं 3 टर्म्स को, 3 पॉजिटिव नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं, क्या कभी भी मेरा आंसर 0 आ सकता है? भाई साहब कभी भी आएगा नहीं, आ सकता मेरा आंसर कभी भी 0। तो इसका मतलब कि मुझे हर बार 0 + 0 + 0 ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहा हूं। तो अगर मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो बेसिकली हो क्या गया है कि sin square alpha मेरा इज इक्वल टू 0 है, सिमिलरली मेरा sin square beta भी इज इक्वल टू 0 हो गया, सिमिलरली मेरा sin square gamma भी इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आप देखो तो sin alpha 0 कब आता है, sin alpha अगर मैं एक पूरा का पूरा 360 डिग्री लूं तो sin alpha मेरा 0 पर आएगा, मतलब sin alpha 0 कब होगा, 0 डिग्री पर, 0 रेडियन पर, पाई रेडियन पर और फिर 2 पाई रेडियन पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात समझ में आई। तो इसका मतलब आइदर अल्फा की वैल्यू मेरी क्या हो सकती है, 0 या फिर पाई। अगर आपको ये वाली चीज नहीं समझ में आई कि अल्फा की वैल्यू क्यों 0 पाई या फिर 2 पाई हो सकती है, तो अगर आप मुझे अब एक चीज बताओ, अगर मेरा sin square alpha 0 है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि cos square alpha इज इक्वल टू 1 - sin square alpha। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं कि cos square alpha इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि cos alpha इज इक्वल टू +or -1। तो सिमिलरली cos
बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस एल्फा इज इक्वल टू प्लस और माइनस वन, सब प्लस और माइनस वन ही आएंगे। तो बेसिकली आपको क्या वैल्यू मिल गई बीटा गामा और अल्फा की, मतलब कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा की, क्या इधर प्लस वन होंगे या माइनस वन होंगे। तो अब हमें बनाने हैं केसेस। अगर तीनों प्लस वन होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 के इक्वल। अगर तीनों माइनस वन होते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी -3 के इक्वल। अगर दो प्लस वन होते हैं एक माइनस वन होता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी +1। और अगर दो माइनस वन होते हैं और एक प्लस वन होता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो बेसिकली आपकी यहां पर 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मल्टीपल चॉइस में आता है। लोग जब पेपर प्रैक्टिस देते हैं जेई का, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन में पता है क्या दिया होता है 3, -3, 1 और -1। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू नहीं, उस एमसीक्यू में भी ये पूछा जाता है कि आपके मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, तो आप चारों पर टिक मारते हो। ये उस टाइप का क्वेश्चन आया समझ में। ये एक जेई एडवांस पैटर्न जहां पर आपको मल्टीपल करेक्ट मिलते हैं, तो ये उस टाइप का है। और अगर कोई ये पूछता कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली इन चारों के अलावा कोई भी वैल्यू दी गई होती है अगर आपको, तो वो पॉसिबल नहीं होता। आपके यहाँ पर 4 ही केस बनेंगे। अगर आपको कोई और केस बनता है तो आप मुझे बताना जरूर। ऑब्वियस सी बात है, हमने मेजरली ये 4 ही केस बनने थे। अब ये 4 केस क्यों बने ये कभी पीएनसी में सीखेंगे, ठीक। तो यहां पर आपका ट्यूटोरियल हुआ खत्म। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं ब्लैंक स्लाइड में आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आपको करना कैसे है, आपको वो डिग्री वाली चीज को निकालना कैसे है। तो डिग्री वाली चीज को आप कैसे निकालोगे, हिंट देखो। आपको सिर्फ वो नंबर को एनालाइज करना है कि वो नंबर कहां है। मैं आप लोग को ये कुछ नंबर्स बता रहा हूं, ठीक है। फिर ये नंबर्स आप फाइंड आउट करना। ये 2 नंबर्स का पैटर्न आप फाइंड आउट कर ला, एक नंबर और मैं फाइंड आउट कर लूंगा। ऐसे बड़े बड़े नंबर्स कुछ मैं आप लोग को फाइंड आउट करता हूं। वो जो हमने पहले 2 क्वेश्चन में देखा, उस फॉर्मेट के हिसाब से मैं इन सारे नंबर्स का फॉर्मेट पता करता हूं। और 49 और 81 डिग्री के अंदर आप लोग क्या नंबर को माइनस करोगे और क्या नंबर को ऐड करोगे, वो आप लोग को सोचना है। तो बेसिकली होता क्या है, 5 रेडियन इज व्हाट। पहले तो आप इसको डिग्री में, एक बार के लिए आप डिग्री में सोचो। डिग्री में क्या है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 into 50 degrees, 5 into 60 degree, which is approximately equal to how much, more than 270। आपका बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या होता है 0, ये होता है आपका 90, ये होता है 180 और ये होता है 270। तो बेसिकली आपका 5th रेडियन आ रहा है, 5th रेडियन आएगा आपका मोर देन 270 वाले कैटेगरी में, ठीक। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अब आपको क्या माइनस करना है, क्या अब आप क्या पहुंचे 5 आपका क्या है, पाई से बड़ा है लेकिन 2 पाई से छोटा है। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ये बहुत लोग यहां पर कंफ्यूज होते हैं, तो पहले से ही समझ लेना। बेसिकली व्हाट वी डू इज वी डोंट मेक सर्कल फ्रॉम 0 to 360 in trigonometry. What we do is we make circle from -pi to pi. That means -180 to 180. And what is the reason behind that? We're going to discuss this. The reason behind it is that -180 में मुझे क्लॉकवाइज वाले एंगल मिल गए और 180 में मुझे एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल मिल गए। अब इसका फायदा क्या, आपको ध्यान से आप एक बात सुनो। जब मैंने आप लोग के लिए पूरी की पूरी टेबल बनवाई थी जो वो एंगल वाली थी कि 5π/3 की वैल्यू, क्या मैंने 180 के बाद का कोई भी एंगल आपको बताया था? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अगर 0 to 180 का पता है तो मैं बाकी कोई भी एंगल का निकाल सकता हूं। ये मुझे फायदा है। और -180 में क्या होगा, विद माइनस साइन लग जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहेगा। तो बेसिकली अगर आप यहां से सर्कल बनाते हो इस पॉइंट से, तो फायदा क्या है, यू आर गेटिंग क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स,
ठीक, ये एक तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको नेगेटिव एंगल्स प्लस पॉजिटिव एंगल्स मिल गए। तो यहां पर मुझे फायदा क्या हुआ, यहां पर मुझे ये फायदा हुआ कि एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट यू गेट इज you get one simple thing and that is minus pi to pi in closed interval, and this we called as the principal value of trigonometric functions. Principal value ये होती है principal value, इसका मतलब मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो माइनस पाई से पाई के अंदर अगर डिफाइन कर दूं तो उसके आगे वो लोग फॉलो ही करेंगे अपना पूरा का पूरा जैसे उनका बिहेवियर है। एक्चुअली ये चीज आती है पीरियोडिसिटी से। जब मैंने आपके साथ ग्राफ्स डिस्कस किए थे तो साइन एक्स का ग्राफ आपने देखा था ऐसे बनता है, ये आपका था माइनस पाई पोजीशन, ये आपका था पाई पोजीशन। तो क्या आप देख सकते हो माइनस पाई में एक ऐसा मुझे कर्व मिल रहा है जो एक्चुअली मुझे पाई से 2 पाई में भी मिल रहा है, प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन क्या मैं ये देख सकता हूं कि जीरो मेरा मिड पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है, यहां पर मेरा पाई मिड पॉइंट एक्ट कर रहा है। मुझे एक चीज बताओ, मुझे बस एक लॉजिकली वाली चीज बताना, क्या पाई मेरा कभी भी मिड पॉइंट एक्ट कर सकता है अलग अलग वैल्यूज के लिए? क्या मैं 3.14 कभी भी ये बोल सकता हूं कि मेरा जो ग्राफ होगा वो 3.14 के इस तरफ कुछ और होगा और 3.14 के इस तरफ? ट्रिग्नोमेट्री में शायद पॉसिबल है, लेकिन रियल लाइफ एग्जांपल कोई भी ग्राफ देखो, आपके एक्सिस तक जीरो पर डिवाइड होते हैं यार, आपके एक्सिस तक जीरो पर डिवाइड होते हैं, क्योंकि जीरो क्या है, आपका सेंटर पॉइंट है। जीरो के पीछे वो है ना तीतर के दो आगे वाले, तो जीरो के पीछे नेगेटिव, जीरो के आगे पॉजिटिव, जीरो इज द मिड पॉइंट। तो यहां पर भी माइनस पाई टू पाई के बीच में मिड पॉइंट क्या है? जीरो। तो इसलिए माइनस के डायरेक्शन में मुझे मिल गए, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी मुझे मिल गए। तो बेसिकली जीरो वो ऐसा पॉइंट है जहां से मेरी ग्राफ की क्या बनेगी, सिमेट्री बैठती है। कॉस एक्स का ग्राफ देखो क्या था, ये था आपका माइनस पाई पॉइंट, ये था आपका प्लस पॉइंट। देख लो सिमेट्री कैसे बैठ रही है। ये था, ये मेन फंडामेंटल है। यहां पर देखो टैन का ग्राफ, जीरो पर सिमेट्री बैठ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेते हैं वो हम माइनस पाई टू पाई लेते हैं। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज होता है, मुझसे पूछा गया था कि हम लोग क्या 2n+1, जब मैंने आप लोगों को पता है रेंज बताया था, जब मैंने आपको रेंज बताया तो रेंज में मैंने एक चीज बताई थी कि आप 2n+1 पाई बाय 2 लो, सॉरी 2n+1 पाई लो। जब हम लोग बात कर रहे थे कि कोसेक और जब हम लोग कोसेक की बात कर रहे थे और कॉट की बात कर रहे थे, तो मैं आप लोग को बोल रहा था सारे ये वाले एंगल्स, सॉरी नहीं, जब हम लोग सेक की बात कर रहे थे और टैन की बात कर रहे थे तो हम लोग बोल रहे थे जितने भी ऑड इंटीग्रल्स ऑफ पाई बाय 2 है वो निग्लेक्ट आउट करते जाओ, वो निग्लेक्ट आउट करते जाओ। तो लोग बोलते हैं कि 2n+1 लेना चाहिए या 2n-1 लेना चाहिए। तो बेसिकली यू टेक 2n-1। नाउ व्हाई 2n-1? क्योंकि n इज इक्वल टू 0 से मुझे वो सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में भी है, क्योंकि n इज इक्वल टू 0 मुझे नेगेटिव देगा, और n इज इक्वल टू 1 से मेरे पॉजिटिव शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेरी प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, नेगेटिव पाई टू पाई लाई कर रही है। इसलिए मुझे +1 की जगह मुझे -1 लेना चाहिए। आप +1 लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट -1 इज द मोर फंडामेंटल, वो आपका तरीका है, वो यूज करने का मेथड है, ठीक है। तो माइनस का 2n-1 पाई बाय 2 क्यों बोला जाता है, क्योंकि माइनस से आपको वो नेगेटिव वैल्यूज भी मिल जाती है जब आप जीरो पुट कर रहे हो, क्योंकि वो सिमेट्री बैठती है जीरो पर। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे लाई कर रहा है, तो पाई से के बीच में ये लाई कर रहा है, तो पाई और 2 पाई के बीच में। बेसिकली अगर आप देखो तो ये इसके बीच में लाई कर रहा है। अब क्या करोगे आप, -2 पाई कर दो, ठीक है। क्या करो आप, -2 पाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, -पाई 5 - 2 पाई और ये 0, ठीक है। लेकिन
लेकिन अब देखो मेरी जो रेंज आई वो क्या है, नेगेटिव एंगल वाले फॉर्मूले में आई, लेकिन मैं हमेशा हर चीज क्या रखना चाहता हूं, पॉजिटिव रखना चाहता हूं, हर चीज पॉजिटिव रखना चाहता हूं। तो क्या मैं नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं? अगर मैं नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो 2 माइनस 5 से मेरा क्या हो जाएगा, ये लाए यहां तक करेगा। और आपको हर बार क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। वैसे ही अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 मेरा क्या है, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो अगर मैं अब 2 माइनस करता हूं तो ये क्या बन गया आपका 7 माइनस 2 और याद है 7 माइनस 2 ही आया था मेरा जो थीटा जो हम लोग ले रहे थे। 10 की बात करूं तो 10 मेरा एक्चुअली में कहां से कहां लाया करेगा, 3 से 4 के बीच। तो अगर मैं माइनस करूंगा तो मैं 3 माइनस करूंगा, तो जब मैं 3 माइनस करूंगा तो ये 0, तो 10 माइनस 3 से पाई के बीच मेरा एंगल बन जाएगा। 11 की बात करूं तो क्या होगा मेरा, 3 से 4 ही लाए करेगा वापस, तो वो भी आपको पॉजिटिव में वैसे ही मिलेगा। आ रहा है समझ? तो अब आपका होमवर्क मैंने आपको क्या बोला था कि 49 और 81 को आपको लिखना है कि वो 49 माइनस सम पाई होगा या पाई माइनस सम 49 होगा, वो आप लोग को लॉजिकली सोचना है। ठीक, मैंने आपको वो हिंट बता दिया कि हम लोग इसको कैसे लिखते हैं कि 7 रेडियन हो तो उसको 7 माइनस 2 प्लस 2 लिख दो, तो 2 प्लस थीटा का फॉर्मेट मेरा बन गया, और फिर जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसमें लगा लो। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक कमेंट आपको तब लिखने के लिए कहा था, एक आपको इसके आंसर्स ढूंढने के लिए कह रहा हूं। आई होप ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा। और भी इस पर क्वेश्चन है, एक छोटा सा ट्यूटोरियल लाऊंगा, बहुत ही छोटा, सिर्फ और सिर्फ 5-7 मिनट का, आपको एक कॉन्सेप्ट समझा के जाऊंगा, वो कभी बाद में। अभी रेंज और डोमेन हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर के अंदर भी। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा, रेंज का तरीका आपको मिल गया होगा सीखने को, और ये लास्ट इंपॉर्टेंट तरीका, अगर आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी है या ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, कभी भी वो 4 अलग अलग वैल्यूज के लिए। So guys, till then, this is Yojit Basin signing off from T7T. Meet you in the next tutorial, which would be on the same topic, domain and range. Till then, thank you guys for watching. Thank you for listening me. Thank you.